प्रकाश दिव्यकृति। नमस्ते सिक्किम, ताशी डिलेक, खामरीमो। मैं आपसे और उत्साह की उम्मीद कर रहा हूं, और जोर से बोलने की उम्मीद कर रहा हूं। नमस्ते सिक्किम। मैं 4 साल पहले सिक्किम आया था एज ए टूरिस्ट विद माय फैमिली, और मैं इसी गैंगटॉक में रहा कुछ दिन। मैं बॉर्डर तक भी गया, नाथुला भी गया, हरभजन मंदिर भी देखा, सब कुछ देखा। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस नाचीज को, आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली, नाचीज का मतलब वर्थलेस पर्सन या पर ये उम्मीद नहीं थी कि इस नाचीज को इतना सम्मान देके यहाँ बुलाया जाएगा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल सिक्किम्स कम्युनिटी, स्पेशली टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह जी। और आज से करीब 20 दिन पहले आपके एक सीनियर सिविल सर्वेंट जो मेरे दोस्त भी बन गए, उन्होंने मुझसे बात की आने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। उसके बाद एक दो ऐसी दुविधाएं आई, दुविधा मीन्स डायलेमा, एक दो ऐसे डायलेमा आए कि थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा मेरा मामला फंस गया, मुझे बॉम्बे जाना है जरूरी काम से। तो उन्होंने मुझे एक दो फोटो भेजे। वो फोटो थे कि सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मेरी फोटो लगा रखी है उन्होंने, और बोले कि सर वहां बच्चे इतना इंतजार कर रहे हैं आपका। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर अब कुछ भी हो तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। फिर पता लगा कि तीस्ता में जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में पता लगा। तो मुझे एक दो लोगों ने कहा कि इतना रिस्की है, क्यों जा रहे हो? और मेरा मन था कि जब हमारे देश का एक राज्य इस स्थिति से गुजर रहा है और बाकी देश वहां जाए भी नहीं, ये कैसा परिवार हुआ? एक परिवार होने का मतलब तो ये है कि हम वहां पर साथ में खड़े हैं। तो मैं अपनी आज की बात शुरू इसी बात से करूंगा कि जो हमारे सैनिक, जो हमारे अधिकारी, जो हमारे नागरिक इस आपदा में, इस डिजास्टर में जिनकी जिंदगी चली गई, जिनके परिवार के लोग चले गए, सबसे पहले उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि, और उनके सम्मान के साथ ही हम आज की बातचीत को शुरू करेंगे। तो मुझे अभ्यास है, प्रैक्टिस है बहुत लंबी स्पीच देने की। सो आई एम ए हैबिचुअल स्पीकर and I can speak for 4, 5, 6, 8, 10 hours without any break. So that is my profession actually. पर आप लोग छोटे बच्चे हैं और मुझे बताया गया कि मतलब बच्चों पे टॉर्चर नहीं करना है, तो मैं कोई टॉर्चर करने के मूड में नहीं हूँ एकदम। So just to understand what exactly do you expect from me? तो मैंने कहा कि मैं पहले बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा, मतलब मैं नहीं पूछूंगा, बच्चों को कहूंगा कि वो मुझसे सवाल पूछे, जस्ट टू मेक श्योर कि आप किस तरह की डिस्कशन मुझसे चाहते हैं, सो दैट आई कैन स्पीक ऑन द टॉपिक्स यू वांट। जो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है सिक्किम की यूथ के बारे में, एक तो ये है कि सिक्किम की यूथ को सरकारी नौकरी की बहुत इच्छा होती है, और शायद इसीलिए मुझे बुलाया भी गया होगा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ। पर मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ के ये काम कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि मैं बहुत सूट ना करूं, मेरा अपना एग्जाम्पल बहुत सूट ना करे। दूसरा, मैं सिक्किम को लेकर कुछ बातों से बहुत खुश रहता हूँ। मतलब मेरे जो फेवरेट कुछ स्टेट्स भारत के, उनमें एक सिक्किम भी है, और उसके कुछ खास रीजंस मेरे पास है। मैं किसी स्टेट या किसी शहर या किसी देश का इवेल्युएशन या मूल्यांकन, अगर मेरी हिंदी मुश्किल हो आप बोल दीजिएगा, मैं और इजी कर दूंगा उसको, है ना। अगर किसी देश या किसी समाज को इवेल्युएट करना हो तो मेरे हिसाब से दो कसौटियां सबसे बड़ी हैं। उसका जीडीपी कितना है वो बड़ी कसौटी नहीं है, वो कितना कमाता है, कितने पैसे उसके पास हैं, ठीक है। किसी समाज के पास ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, वो ठीक है। मेरी राय में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कई विषयों का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है अलग अलग विषय पढ़ने में, पर सोशियोलॉजी ने मुझे एक बात सिखाई कि किसी सोसाइटी में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कितना है, ये बताता है कि वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दूसरा,
कोई सोसाइटी अपने बीच में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उन सब के साथ कैसे ट्रीटमेंट करती है, ये बताता है कि वो समाज, वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। These are two fundamental parameters on which I value or weigh any society wherever I go. मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, दुनिया भर घूमता रहता हूँ, कई देश घूमा हूँ, कई राज्य घूमा हूँ, but this is how I try to judge a society. और जब मैंने पढ़ा सिक्किम के बारे में पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे पता लगा कि सिक्किम देश का वो राज्य है, सारे राज्यों में, सारे यूटीज में मिला के, जहाँ विमेन की वर्क पार्टिसिपेशन देश में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे है। और अगर विमेन नौकरी कर पा रही है, घर से बाहर निकल के काम कर पा रही हैं, इसमें अंडरस्टूड है कि वो प्लेस अपने आप में सेफ भी है। अगर वो सेफ नहीं होगा तो वो घर से बाहर कैसे निकलेगा? कोई घर से बाहर निकले, नौकरी करे, क्योंकि नौकरी करने के मामले में मैं जिस बेल्ट से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरी परवरिश हरियाणा में हुई, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। उस बेल्ट में विमेन पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि सिक्योरिटी के इश्यूज थोड़े ज्यादा रहते हैं। जब सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होंगे तो लोग बाहर भी निकलेंगे, काम भी करेंगे। और एक सोसाइटी जिसमें वर्क एनवायरनमेंट में विमेन को सबसे बेहतर स्थितियां मिलती हों, तो जब मैं देखता हूं तो मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, प्राइड होता है कि उस राज्य में मैं आकर आप सबसे बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये खुश रहने की, और हमें पता होना चाहिए कि हमें किन बातों पर खुश रहना है। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमें खुश होना चाहिए, पर पता नहीं होता हम लोगों को। So whenever someone asks you why are you a proud Sikkimese, you must tell that we belong to a state where women are highest in the participation of workforce and we are proud for that. We have rights for that. तो बताना ही चाहिए. So when the resident commissioner of Sikkim Bhavan in Delhi, Mr. Ashwani Chand, talked to me और मुझे कहा कि आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो जो उनकी पंच लाइन थी, जिस लाइन के बाद मुझे लगा कि जाना ही होगा, वो थी कि सीएम साहब भी टीचर रहे हैं। और मुझे लगा वाह, ये तो हम तो सेम प्रोफेशन के लोग हैं, सेम बैकग्राउंड के लोग हैं, फिर तो एक स्पेशल रीजन बनता है कि वहां पर मैं जाऊं। तो सेकंड पैरामीटर जो मैं आपसे कह रहा था, मुझे यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में आइडिया है, ठीक ठाक आइडिया है। यहाँ जो नेपालीज सिक्किमीज कम्युनिटी है, यहाँ जो लेप्चाज हैं, जो भूटियाज हैं, या मैं कहूँ कि दो कम्युनिटीज बुद्धिज्म से जुड़ती हैं, और बुद्धिज्म भी वज्रयान बुद्धिज्म, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मैं फिलोसफी और लिटरेचर पढ़ता रहा हूँ, तो उस पर वज्रयान बुद्धिज्म को हम खूब उसमें पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि एक समाज जिसमें 3 कम्युनिटीज मेजरली और बहुत सारी कम्युनिटीज बहुत कम पार्टिसिपेशन के साथ रहती हूँ, और मैं हिस्ट्री ढूंढ के थक गया। मुझे आज तक ऐसा नजर नहीं आया कि यहाँ कभी कम्युनल क्लैशेस या टेंशंस होती। इतनी शांति के साथ इतनी कम्युनिटी साथ में रहें, इसका मतलब है कि जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, वो यहाँ पढ़ाई की बात नहीं है, वो हमारे संस्कारों का हिस्सा है, वो हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। एंड अल्टीमेटली इन द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज, इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, हम ये मानते हैं कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म सबसे अच्छी वैल्यू है, जिसका मतलब है कि समाज अपने हर व्यक्ति को, वो जिस बैकग्राउंड से है, जिस फेथ के साथ है, जिस तरीके से जीता है, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर अपने आप को हावी ना करे, उस पर दबाव ना डाले, और एक ट्रू, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहेंगे, वैसी कल्चर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो हमें सिक्किम में दिखती है। तीसरी बात जो मुझे यहाँ की बड़ी अच्छी लगी, कल रात को जब मैं आया, लंबा ट्रेवल था बागडोगरा से, हमें पता लगा कि जो मेन रास्ता है वो टूटा हुआ है, तो बड़ा मजेदार रास्ता था। हम 5 बजे बागडोगरा से निकले, तो पता लगा कि जो मेन रास्ता वो टूटा हुआ है, जो 3-3.5 घंटे वाला है, अब जो रास्ता वो 7 घंटे वाला है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो 12 बजे पहुंच जाएंगे। व्यवस्था बड़ी अच्छी थी सिक्किम सरकार की, कोई दुविधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, हम बहुत सुकून से आ रहे थे।
अब 7 घंटे के रास्ते पर निकले और आधे घंटे के बाद अचानक जो दूसरी गाड़ी साथ में थी वो टाई 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 करते हुए आगे के रुक गई। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो पता लगा जो दूसरा रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं उसमें 2 टैंकर पलट गए हैं, वो भी बंद हो गया है। तो फिर मैंने कहा कि फिर वापस दिल्ली चले, तो बोले नहीं 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 दिल्ली नहीं जाना है, जाना तो सिक्किम ही है। तो मैंने कहा जब 2 ही रास्ते हैं दोनों बंद हो गए तो कैसे जाएंगे। फिर आधा घंटा हम वहीं रुके, आधा घंटा कुछ सिस्टम ने काम किया और तीसरा रास्ता खोज निकाला। तो जब पहली बार खोजा तो जो लोग मेरे साथ थे मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा रास्ता, तो उनमें से एक ने रैंडमली अपने हिसाब से कहा कि सर इसमें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने पूछा एक्स्ट्रा 3.5 से या 7 से, तो बताया 7 से एक्स्ट्रा लगेंगे 3.5। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे कहा अश्विनी जी से कि लगता है कि रात को 3-4 बजे पहुंचेंगे तो या तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट करवा दीजिए ताकि मैं 4-5 घंटे सो सकूं, ताकि बात तो ठीक से करूं, ऐसा ना लगे कि मैं बहकी बात करूं और लोग सोचे कि ड्रग्स लेके आ गया है। जो कि मैंने सुना है कि यहाँ एक उभरती हुई समस्या है, देश भर में समस्या है, हर जगह समस्या, तो यहाँ भी यही वो समस्या। तो खैर, लेकिन जो लोग हमारे साथ थे वो बड़े कमाल के लोग थे, पता नहीं कहाँ से, कोलंबस लोग थे वो बेसिकली, कहाँ से उन्होंने कोलंबस वास्को डी गामा के रास्ते निकाले और जो हमें 5 बजे चल के 12 बजे पहुंचना था हम 10:30 पे पहुंच गए। हम सिर्फ 5.5 घंटे में, बल्कि शायद 10:15 के आसपास सिक्किम पहुंचे, गंगटोक पहुंच गए और बड़ा रिलीफ हुआ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने नींद पूरी की और फिर मुझे लगा कि अब शांति से और प्यार से बात होगी। तो जब कल खाना खाने बैठे हम रात को, उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा, अच्छे वाला अलग, खराब वाला अलग नहीं, अच्छे वाला अलग लगा। तो मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो खाने का टेस्ट अलग होता है, पर ये थोड़ा और अलग लगा। तो फिर मेरी आदत है नेट पे सर्च करने की, मैंने सर्च किया व्हाई सिक्किमीज फूड टेस्ट सो डिफरेंट। तो फिर एक बात और पता लगी, जिसके बाद अगर मेरी पत्नी को पता लग गई तो वो यहाँ पर घर ही खरीद लेगी, अगर अलाउड होगा, तो मुझे पता नहीं अलाउड है या नहीं घर खरीदना। तो पता लगा कि सिक्किम भारत का नहीं दुनिया का पहला स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है, ताली तो बजा दी आपने, पर इसका मतलब नहीं पता होगा कई लोगों को। अगर पता है तो अच्छी बात है, किसी बच्चे को शायद ना पता हो। इसका मतलब ये होता है कि सिक्किम के फूड प्रोडक्शन में, खेती में, फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल 0 होता है, विच मीन्स आप जो खाते हैं वो दुनिया का सबसे प्योर खाना है। इससे ज्यादा प्योर खाना इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता है, और कितनी बड़ी बात है। इसीलिए आप सबके चेहरे इतने चमक रहे हैं, इतने सुंदर आप लोग हैं, इसीलिए इतना अच्छा खाना खाएंगे तो ज्यादा सुंदर होंगे ही। हम तो भारत के बाकी राज्यों में जो खाना खाते हैं उसमें कई बार लगता है कि केमिकल खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना, पेस्टिसाइड्स के बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है। अगर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। तो हमें तय करना होता है कि भूख से मरें या थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड खा के जिंदा रह लें। तो हम केमिकल खा रहे थे काम चला देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जहाँ हैं हमारे पास क्या अच्छा है कई बार हमें पता नहीं होता। और मुझे लगता है कि सिक्किम के पास ये 3 ऐसी वजहें हैं कि अगर ये आपको पता हो तो आप बहुत गौरवान्वित हो सकते हैं, प्राइड फील कर सकते हैं और फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने का ख्वाब देख सकते हैं। मेरे पास ठीक ठाक चीजें हैं आपसे बात करने के लिए, पर मेरी गुजारिश थी ऑर्गेनाइजर्स से कि पहले मैं बच्चों से, 3-4 बच्चों से केवल सवाल पूछना चाहूंगा। अगर वो मुझे कुछ बता सके कि उनके मन में क्या डाउट्स हैं, जो वो चाहते हैं कि मैं उन पर बात करूं, तो ज्यादा अच्छा है कि मैं उन पर बात करूं। और यदि बच्चे नहीं पूछेंगे तो बात तो मैं कर ही लूंगा, बात करना मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो बात नहीं आदमी हूँ, बात करना मुझे आता है तो बात तो मैं कर ही लूंगा। सो आई इनवाइट एनी ऑफ द स्टूडेंट, मे बी 3, 4, 5, just ask one question each, whatever you want to ask and you believe I can answer that question, तो मैं फिर उस पर आपसे बात करूंगा। Good morning, sir. What's your name? Sir, Dipen Dahal. जितेंद्र। Dipen. Okay.
सो आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। जब भी पढ़ाई करता हूँ ना सर, लाइक कभी कभी लाइक मूड ऑफ होता है ये ऑफ कोर्स। सो जब भी ऑफ होता हूँ सर, लाइक फॉर एग्जांपल आपके वीडियोस लाइक द वन यू आर लाइक जो आप इंटरव्यू लेते हैं लाइक टॉपर्स लोगों का, वो देख के लाइक मूड फ्रेश कर लेता हूँ, है ना सर। सो लाइक सर व्हाट आई वांट टू आस्क इज, कभी भी ऐसा कुछ होता है ना सर, लाइक नर्वस ब्रेकडाउन होता है कभी कभी एंड फील लाइक आई एम ए बर्डन टू माई सेल्फ, तो सर उस टाइम सर क्या करें कि लाइक फील मोटिवेटेड एंड ऑल, सर उस मतलब फेज से आगे कैसे बढ़े, मतलब वी कांट लाइक कट इट आउट, मतलब उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। अंडरस्टूड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी ब्रीफ इट। क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पढ़ते हुए थोड़ी एंजाइटी होती है, थकान होती है, बोरियत होती है, तो उससे कैसे बाहर निकले, और वो एंजाइटी डिप्रेशन जैसी ना हो जाए, उस चीज से बाहर कैसे निकले। एम आई राइट? दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है सर। दिस इज वन क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स आप पूछ लीजिए सर, बस मैं एक साथ उनको क्लब करके आंसर करूं। सर एक क्वेश्चन था सर, आप जहाँ भी सेमिनार जाते हैं, जहाँ भी आप ओरिएंटेशन लेते हैं सर, आपका एक प्रसिद्ध श्लोक वाक्य कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जी सर ये श्लोक सर आपके लिए कितना मायने रखते हैं सर, एज वेल एज टू आवर स्टूडेंट्स सर? ओके सर इतना ही क्वेश्चन। तो ये धन्यवाद सर है कि आप एक पंक्ति अक्सर कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये बात कितनी सीरियसली आप मानते हैं? मैं तो बहुत सीरियसली मानता हूँ। इसका एक एग्जांपल ये है कि कल मुझे कई लोगों ने कहा कि मत जाओ, पर मैं आया, क्योंकि मैं तजुर्बा चाह रहा था कि यहाँ आऊँ, आप सबसे मिलूं और देखूं कि क्या तबाही आई, उसमें हिस्सा लूं, कुछ कर सकूं तो करूं। तो तजुर्बे की कीमत सबसे ज्यादा है। बात करेंगे इस बारे में, अभी बात करते हैं। सर गुड आफ्टरनून सर। Good मैं afternoon. शुभम मिश्रा, सिक्किम यूनिवर्सिटी से। ओके सर मेरा एक ये सवाल है कि जैसे कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग में कैसे हम अपने आप को और ग्रोथ कर सकते हैं और कैसा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कोई भी सिचुएशन में, चाहे वो अंडर प्रेशर हो या ओवर प्रेशर हो, समझ डिसीजन रीच। हाउ टू टेक डिसीजन Yes, sir. इन योर लाइफ। ठीक है। Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone present out here. Sir, मेरा नाम शशांक गुरुंग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे कि आपका प्रिपरेशन कैसा था जब आपने पहली अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया था? किस आप मुझे थोड़ा टिप्स बता सकते हैं? ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज सम टिप्स अबाउट सिविल सर्विस एग्जाम, राइट? ठीक है, मुझे एक बेसिक आपका आइडिया हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया कि आप किस तरह की चीजें डिस्कस करना चाह रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग बात है कि 5 क्वेश्चन पूछने वालों में 5 मेल थे, जबकि मैं कह रहा था कि यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। तो ये कैसे हुआ सिक्किम में? ये तो सिक्किम के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई। सो लेट अस टेक एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फीमेल पार्टिसिपेंट्स। उनके सवाल शायद थोड़े से अलग हों। गुड आफ्टरनून सर। Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी रिसेंटली बीएड कर रही हूँ। सर आपने पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया, फिर वो छोड़ के आपने वही टीचिंग प्रोफेशन चूज करने का क्या वो था? बस वही जानना था, क्योंकि सर टीचिंग में ना अभी हम वो फील्ड में आ भी गए हैं ना, तो डर लगता है कि कैसे मैनेज करेंगे, क्लासरूम में क्या करना है, कैसे डील करेंगे स्टूडेंट से। तो सर मुझे वही जानना। तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि एक बच्चा तो ऐसा है जो किसी और प्रोफेशन की बात कर रहा है, टीचिंग के बारे में। गुड। तो आपका सवाल है कि मैं टीचिंग में क्यों आया, वो छोड़ के, और आप टीचर के तौर पे क्या ध्यान रखें अच्छे टीचर बनने के लिए। ठीक है। So first of all, Yes, thank you, yes. sir, for coming to this place. Thank you. I am Smita Rai and I'm from B.Ed College. So as I have completed my graduation 5 years ago, sir, now I think that preparing for the UPSC is like being so late. Sir, am I being so late? Like I have completed my 5 years doing graduation also. Sir, I am too late for the civil service exam, sir. So that's my question, sir. Thank you, sir. So basically you want to know something about civil service exams sir. preparation, right? Seeing you today here, seeing you in YouTube and seeing you in person today itself is so much motivating and so much inspiring. And my question is, as I have seen one of your videos where you have talked about 3-8 hours rule, I just want to know more about it from What? your itself. You want to know about? 8 hours rule, 3-8 hours, which you have divided like 24 hours into like Eight, three. eight, Yeah, eight, it's, eight, yeah, right? yes, sir. Okay. Thank you, sir. So time management is the basic. Yes, sir, time minute. Fine. So I have taken 8 questions so far, and Namaskar, that's Namaskar sir.
ओके, Can I, sir? अब देखिए, अब ये सिक्किम वाला आ गया है, अब एकदम बराबर की टक्कर होगी। मेरा नाम सुमिता मंगे एंड आई रिप्रेजेंट हाकामाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ये बीएड ट्रेनिंग कॉलेज है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग मिल रहा है जिससे मैं सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से दे सकती हूँ, राइट? Knowledge is not just like bound with accumulation of knowledge. So मैं ये बच्चों में कैसे ये भावना लाऊं जिससे वो कुछ अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते। आई थिंक मैं अच्छे से नहीं किए पा रही हूँ मेरे प्रश्न, लेकिन आई थिंक आप समझ गए। बट दिस क्वेश्चन इज एज ए टीचर और एज ए टीचर, एज अ वुड बी टीचर। ठीक है, अब क्वेश्चंस रोकते हैं, मैं सम अप करता हूँ, फिर मैं सारी बातों पे आता हूँ। तो सारे क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, टीचिंग में क्यों गए, टीचिंग में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। दो पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन ये है, कुछ बच्चों का सिविल सर्विस के बारे में, कुछ का मोटिवेशन के बारे में। सो दीज आर द 3 ब्रॉड टॉपिक्स विच यू वांट टू अंडरस्टैंड विद मी। मैं आपको एक कहानी से बात शुरू करता हूँ, एक स्टोरी से बात शुरू करता हूँ, रियल स्टोरी। स्टोरी से इसलिए कि स्टोरी से बात समझ में ज्यादा आती है। और एज ए पेरेंट, मेरा एक बेटा है, 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया है, 3 दिन पहले हो गया है, अब ये भी हुआ है। तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरनाक होती है। आप लोग भी लगभग उसके आसपास होंगे या अभी अभी उससे निकले होंगे। मोस्ट डिफिकल्ट एज इज दिस 16, 18, 19। इस उम्र में आपके हार्मोन्स इतना ज्यादा जंप करते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है। पेरेंट्स दुश्मन नजर आते हैं इस उम्र में। पेरेंट्स कोई अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि ये क्यों मनहूस लोग हमारे घर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब खराब बात बोलते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आउटडेटेड पीपल, ऐसा मन में भाव आता है। सबको आता है, आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आज से 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में, एकदम उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा जितना आपको आता है। जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे आपके बारे में यही सोचेंगे 30 साल बाद। ये एकदम इटर्नल ट्रुथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। सो दिस इज ए नॉर्मल थिंग। आप लोगों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है, जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूं, तो मैं तो एक बहुत ही खराब पेरेंट हूं। खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं कि पढ़ो, कभी कहता ही नहीं कि टॉप करो, मैं कभी नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहो, काफी है। बस इतनी साउंड प्रिपरेशन मत करना कि मैं 8वीं क्लास 2 बार में करूंगा, ऐसा मत करना, एक ही बार में कर लो। और मैं कभी परसेंटेज पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पूछता भी नहीं, हालांकि वो बता देता है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है नहीं। वट एवर परसेंटेज ही गेट्स। एंड वी ऑल्सो हैव ए डॉटर, आई मीन आई एम नॉट द बायोलॉजिकल फादर, शी इज ए रिलेटिव्स डॉटर, सो शी लिव्स विद अस। हम दोनों बच्चों से बोलते हैं कि हम कभी नहीं पूछेंगे परसेंटेज क्या है, ना हम पूछते हैं, ना हमारा इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि वो बेहतर ह्यूमन बींग्स बन जाए, क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत अच्छे से देखा है। और मैं एक बहुत ही खराब स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, बहुत बदमाश, शरारती, कम पढ़ने वाला। पर दिमाग इतना था कि 10 दिन 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो मेरा दिमाग कहता था कि जो काम 10 दिन का उसके लिए साल क्यों खराब करूं। तो जब 10 दिन में हो ही जाता है तो 10 दिन खराब करेंगे उसमें। और दूसरी बात, ओवर द इयर्स मैंने ये सीखी है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसमें से बहुत कम जिंदगी में काम आता है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आई। मैं कभी थीटा वीटा लगा ही नहीं पाता कहीं पर भी, आज तक यूज नहीं किया मैंने थीटा, कहाँ थी यूज करूं, काम ही नहीं आया। मैंने दुनिया भर के नक्शे रटे थे स्कूल में, कहीं काम नहीं आए। जब किसी देश में घूमने जाता हूं, वहां का नक्शा देख लेता हूं और बचपन वाला याद भी नहीं आता, फिर से देखना पड़ता है। सीधी सी बात है। तो मैंने फील किया कि ज्यादातर चीजें जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जो नॉलेज है वो जिंदगी में बहुत काम नहीं आती है।
जो काम आता है वो और चीजें, मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा आपसे। लेकिन मेरी चिंता एज ए पेरेंट, और क्योंकि आप बच्चे उसी उम्र में हैं, मैं लगभग 50 साल का हूं, तो आप मेरे लिए लगभग उसी रोल में हैं कि आप मेरे बच्चे जैसे हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स से बड़ी नफरत करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स की सुन लेते हैं बात। तो आप मेरी बात सुन लेंगे, अपने घर में नहीं सुनेंगे। जैसे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, वो शायद यहाँ सीएम साहब की बात सुन लेगा। तो दूसरों की बात सुनना आसान होता है, अपने पेरेंट्स की बात सुनना मुश्किल होता है। तो आप सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ एक रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूजिक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूजिक के उस्ताद थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, हर चीज में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बीइंग इनटू म्यूजिक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूजिक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे जिंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या, डिवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता। मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। पर वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, एक सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है, उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतने मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन मैनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर से, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने के, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं। उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहां अब ड्रग्स बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे। उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहां भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो। और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भाई आप पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे की एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप।
और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा। और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता। मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में, मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ। एंड 1-2 क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में। राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहां चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उस एक गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पापा जैसा है, प्रीच कर रहा है हमें। पापा डोंट प्रीच वाला भाव मन में आ रहा होगा अपनों के, पर मेरा काम ही है, मैं क्या करूं। मुझे जितनी चिंता अपने बच्चे की उतनी आपकी चिंता है, तो मैं तो बोलूंगा। आप मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन ईश्वर ना करे कुछ गलती हुई तो बाद में आप इस बात को याद जरूर करेंगे कि किसी ने समझाया था हाथ जोड़कर, और हम उसके बाद भी नहीं समझे थे। कुछ भी करना, उस रास्ते पर मत जाना। और इस रास्ते पर लोग क्यों जाते हैं? इसकी जो साइकोलॉजी में सबसे बड़ा रीजन है, उसको पीयर ग्रुप प्रेशर कहते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब है आपके दोस्तों का ग्रुप, गैंग, जिसको गैंग कहते हैं। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी स्टडी करती है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसमें माना गया है कि ये जो एज है, टीन एज, ये गैंग एज है। गैंग एज का मतलब 3-4 दोस्तों का ग्रुप होता है, वो गैंग की तरह से ऑपरेट करता है। एकदम सीक्रेट्स रहते हैं उस ग्रुप में, आपस में बातें करते हैं, जैसी कोई आसपास से निकलता चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पास कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन दुनिया की ऐसी है जो मोसाद और रॉ और इन्हीं सब के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। जबकि वो जो बात कर रहे होते हैं उनके पेरेंट्स वो बात 30 साल पहले कर चुके हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता, वो सब बातें करके ही बड़े हुए हैं। पेरेंट्स भी तो बने ही है ना भाई, ऐसा थोड़ा ना, उन्होंने तो जिंदगी देखी है। पर उनको लगता है कि वो कुछ खास ऐसा जानते हैं। एक दूसरे पर ऐसा भरोसा, पेरेंट्स पर ऐसा अविश्वास, ऐसा उनको खारिज करने की टेंडेंसी, नॉर्मल बात है, खास बात नहीं है, इस उम्र में सामान्य बात है। पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो बच्चा होता है 1-2 साल तक का, उस पर सबसे ज्यादा असर उसकी माँ का होता है, क्योंकि माँ उसके लिए पूरा संसार है। उस बच्चे की 2 ही जरूरतें हैं कि जब वो गीला हो तो वही पहुंच दे, जब भूख लगे कुछ खाना खिला दे। शुरू के 6 महीने इन दोनों जरूरतों को जनरली उसकी माँ ही पूरा करती है। तो उसको धीरे धीरे लगता है कि जो माँ है ना, यही मेरा सब कुछ है, और माँ की हर बात को फॉलो करता है वो। 6 महीने के बाद थोड़ा सा बाहर का खाना, घर के बाकी मेंबर्स का असर पड़ने लगता है।
2 साल के बाद जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, 2 या 3 साल के बाद, तो आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल में टीचर्स आमतौर पे महिलाएं होती हैं, विमेन होती हैं, मेल्स नहीं होते हैं। उसके 2 रीजन है। एक तो मेल्स में इतनी पेशेंस होती नहीं आमतौर पे। अपना ही बच्चा हो तो 2 मिनट के लिए चिकोटी काटना, प्यार करना ठीक है, 2 मिनट के बाद नहीं झेल पाते वो। और बच्चा अगर रोने लगे, उनके चश्मा उतार के मारे, थप्पड़ मार दे, मूंछ खींच ले, इरिटेट हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद तो बच्चा पिटता ही पिटता है अपने बाप के हाथों। इसलिए बच्चे भी बाप के पास कम जाना पसंद करते हैं, जाते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर भाग आते हैं वहां से। इनको पता है कि ये जो ब्रेक इवन होने वाला टाइम आ गया है, अब इस टाइम पे निकल जाना चाहिए। मदर्स में बायोलॉजिकली भी और कल्चरली, सोशली भी ये वैल्यू ज्यादा डेवलप हो जाती है कि वो झेल लेती हैं उस बच्चे की परेशानियों को। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अगर आप मुझसे पूछे इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना। इससे मुश्किल कोई काम नहीं है। छठी का दूध याद दिला देते हैं बच्चे। बच्चे को पालने से मुश्किल दुनिया का कोई काम नहीं है। और वो काम जनरली हमारे घरों में मदर्स करती है, जिनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता, जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम घर के अंदर वो कर रही हैं। इस बात की बहुत वैल्यू है। कई जगह पेरेंट्स मतलब फादर्स भी कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन जनरली दुनिया में ज्यादा ये काम अभी तक महिलाओं के हाथ में जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद आप देखें जो लेडी टीचर होती है, जिसको बच्चा प्यार से मैम कहता है, मैम, ऐसे बच्चे के लिए मैम दूसरा भगवान होता है मम्मी के बाद। कुछ समय के बाद भगवान नंबर 1 मैम हो जाती है, भगवान नंबर 2 मम्मी हो जाती है। और अगर मैम ने कुछ कहा है और मम्मी कह रही गलत है, तो बच्चा घूर के देखता है कि तुम बताओगी मुझे, वो भगवान है वो तो मेरी। तो बच्चे को मैम पे भगवान जैसा भरोसा होता है। फिर जब वो बड़ा होने लगता है, 10, 11, 12, 13 साल का, 13 की एज आते आते बच्चों में जो बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, पशुपेश में होते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारी जिंदगी चेंज हो रही है। अचानक उनको ऐसा लगने लगता है। उस उम्र के जो हार्मोन्स हैं वो उनको पेरेंट्स से दूर करते हैं, क्योंकि उनको जिस तरह की आजादी चाहिए, पेरेंट जानते हैं कि ये उम्र सही नहीं है, तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, फोन का यूज कम करो, इंटरनेट कम करो, तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है, तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है, अच्छे दोस्त रखो, ये करो, वो सब करते हैं। उनकी मजबूरी है, उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वाली है। और बच्चों को लगता है कि मैं जहां जहां आजादी चाहता हूं, यही 2 लोग मेरे दुश्मन हैं। पता नहीं ये डिजर्व नहीं करते मुझे, दे डोंट डिजर्व ए चाइल्ड लाइक मी। फिर वो पेरेंट्स से झूठ बोलना, छिपाना, हर बच्चा उस उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देता है। कुछ बहुत प्यारे मासूम बच्चों को छोड़ दूं मैं 1-2%, बाकी सब थोड़ा बहुत झूठ तो बोल लेते हैं। कुछ ज्यादा शातिर हो जाते हैं, इतना खतरनाक झूठ बोलते हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लेंगे तो भी नहीं पकड़ में आएंगे, इतना अच्छा झूठ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया दोस्तों से सब करके। और ये जो उम्र है 13 से 19, जो गैंग एज है, ये जो दोस्त हैं, इनका असर इतना ज्यादा होता है। और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हर गैंग में 4-5 लोग होते हैं, उनमें से एक मुखिया होता है उनका, गैंग का नेता होता है, जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, असर्टिव है, वो फैसले करता है सबके लिए। आपने डिसीजन मेकिंग का सवाल पूछा, इसी पे उसको समझेंगे। उसने कहा कि चलो सब फिल्म देख के आएंगे, तो बाकी 4 फॉलोवर्स होते हैं, वो चलते हैं, जी जी चलो 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 चलो। इन सबका सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल अलग अलग है। जो नेता है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देता है। वो ये मान के चलता है कि मैं राजा हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। और जो बाकी 4 भेड़ बकरियां हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, असर्टिव नहीं है, सबमिसिव हैं, दब्बू हैं, डरपोक हैं, वो बेचारे उसकी बात को फॉलो करते हैं। और ये जो 4 है ना, इन पे खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो नेता है वो पहले से बिगड़ा हुआ है, वो हैबिचुअल है कई चीजों का, और वो इन 4 को बोलता है आज हम सब ड्रग्स ट्राई करेंगे। पूछ नहीं रहा है, बता रहा है।
अब इन 4 में से एक के मन में है कि ना करूं, मम्मी ने उसको 1000 बार समझाया कि बेटा ये मत करना, वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, घबराहट हो रही है उसको। बड़ी मुश्किल से मिमियाते हुए एक वाक्य उसने बोला, मिमियाना मतलब बिल्ली की तरह से बोलना, कैट की तरह से बोलना। उसने कहा यार मम्मी ने कहा था ठीक नहीं होता है। अब उसके बाद जोर से ठाका मार गया, ये देखो मम्मी का बच्चा, ये देखो मम्मी का बच्चा, इसको दूध पिलाओ इसको, बच्चा है, ये तो बड़ा ही नहीं हुआ है, तो मर्द ही नहीं बना अब तक। हम तो मर्द हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ग्रोन अप हैं। इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम है कि डर जाएगा, एकदम घबरा जाएगा। 3 लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, आजा 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 आजा, अरे कुछ नहीं होता, कर ले ट्राई, हम भी तो कर रहे हैं, कर ले ट्राई। और इसी प्रेशर में ये बच्चा पहली बार ऐसी गलती करेगा। और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता एक तरफा है, वापसी का रास्ता नहीं। इस प्रेशर को बोलते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। मैं अपने बच्चे को केवल एक बात सिखाता हूं, बाकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता है जिंदगी में जब कोई करना चाहेगा कर ही लेगा। इंटरनेट की दुनिया में, गूगल की दुनिया में आप क्या, मतलब मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको, टीचर क्या पढ़ा लेंगे, सब गूगल पे उपलब्ध है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। जो टीचर बनना चाह रहे हैं समझ लें, अब टीचर का काम नॉलेज देना नहीं है, नॉलेज आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर गूगल पे है। अब आपका काम उससे ज्यादा बड़ा है। क्या है अभी डिस्कस करेंगे। मैं केवल एक बात पे फोकस करता हूं कि मेरे बच्चे या आप लोग पीयर ग्रुप प्रेशर से बच सके। मैं खुद बचा था, अच्छे से बचा था, मेरे पेरेंट्स की भूमिका थी। मैं जिस हॉस्टल में रहा उस हॉस्टल में लगभग सब ड्रिंक करते थे कॉलेज के दिनों में, मैं नहीं करता था। मुझे कभी जरूरत ही नहीं लगी उस चीज की, तो नहीं लगी तो नहीं किया। अच्छी बात सिर्फ इतनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिंक करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो तो इंडिविजुअल फैसला हर किसी का है, लेकिन मैच्योर होने के बाद, बचपन में नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 4 लोग मुझ पर दबाव डालें और मैं उनके दबाव में आ जाऊं, ये ठीक नहीं। मुझे ध्यान है कि हमारे हॉस्टल की नाइट्स चलती थी, फ्राइडे की रात है, वार्डन साहब छुट्टी पे हैं, 10-12 लोग एक कमरे में बैठे हैं, शराब की बोतल खोल ली है या बियर जो भी है, सबका मन है पीने का। वो मतलब एडल्ट्स हैं, 18+ के थे, वो शायद लीगली अलाउड होगा उनके लिए, मुझे नहीं पता। और जो लोग नहीं पीना चाहते उनको दबाव बना रहे हैं कि हाँ पी के दिखा, तू मर्द है तो पी के दिखा, बड़ा हो गया तो पी के दिखा। जब भी कोई ऐसा दबाव बनाए ना, इतना भी दबाव में नहीं आना है। जैसे कोई बोले बड़ा है तो पी के दिखा, आपको बोलना है मैं इसको पिए बिना ही बड़ा हूं। मर्द है तो पी के दिखा, मैं इसको पिए बिना ही मर्द रहता हूं। तुम इसको पी के मर्द बनते हो, हम ऐसे ही मर्द हैं भाई। दोस्त नहीं है क्या हमारा, तो क्या बोलना है। अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीनी पड़ेगी शराब, तो मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ क्यों नहीं सकते। अजीब बात है भाई। दोस्त, क्या मैं ही तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं ड्रग्स लेना शुरू कर दूं और मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ नहीं सकते। अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो मैं ले नहीं सकता। और दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। भूल के भी कभी कोई ऐसी डिमांड मत करना जो दोस्ती की हदों से ज्यादा जाती हो। मैं साफ कह रहा हूं, मैं ड्रग्स के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। मुझसे दोस्ती रखनी है, इन शर्तों के साथ रखो। मैं किसी दबाव में ना आया हूं ना आऊंगा। इसको बोलते हैं असर्टिवनेस। अपनी शर्तों पे जीऊंगा, किसी के दबाव में नहीं जीऊंगा। जो गलत है, नहीं करना है तो नहीं करना है। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही इश्क के बारे में, लेकिन यहाँ अप्लाई होती है। उसने कहा वो नहीं मेरा सही, उससे मोहब्बत है तो है। भाई किसी से मोहब्बत है, नहीं हो पाया मेरा, कोई बात नहीं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अब ये रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है। अगर मैंने एक सही बात कह दी और वो रस्म रिवाज के खिलाफ है तो है, मैं क्यों डरूंगा। जो मुझे ठीक लगा, अपने ईमान के मुताबिक लगा, मैंने कहा वो मैं करूंगा। तो जो बात मुझे अपनी ओर से शुरुआत में कहनी थी मैंने आपसे कही है, और मेरा ख्याल है कि आप
अगर आप सब बच्चों में से एक बच्चा भी मेरी बात सुन के गलत रास्ते पे जाने से रुक गया तो मेरा सिक्किम आना धन्य हो गया। मैं उसमें बहुत खुश हूं, उससे ज्यादा मुझे कोई जरूरत नहीं। अब मैं उन प्रश्नों पर आता हूं जो प्रश्न आपने पूछे। उन प्रश्नों से जो करियर की बात है या मोटिवेशन की बात है उस पर आते हैं। एक सवाल 2-3 बच्चों ने पूछा कि हम कभी कभी डीमोटिवेटेड होते हैं, क्या तजुर्बा सच में इतना महत्वपूर्ण है, हम क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं तनाव रहता ही होगा, पढ़ते होंगे टेंशन होती होगी, कितना पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सवाल भी आपके सामने है। मैं आपसे देखिए, मेरा काम चीजों को आसान करना है। मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ IAS के बच्चों को, तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि चीजें मुश्किल तो कोई भी कर सकता है, चीजें आसान करना मुश्किल है और हमें तो चीजें आसान करनी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अगर आप दिन में 8, 10, एक लेवल के बाद 12 घंटे पढ़ते हैं तो ये बहुत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ शुरुआत के लिए 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे बाकी सब चीजें, खेलना कूदना, वो बहुत जरूरी है। यहीं से बात आती है मोटिवेशन की। एक ही है कि हमारा मोटिवेशन हमेशा कैसे रहे और एक ये कि कभी कभी स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, उस समय हम कैसे मैनेज करें। आपकी उम्र में स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह यह भी है कि आपके हार्मोन्स इस उम्र में ज्यादा, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो मूड स्विंग ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे उम्र के साथ, आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप देखेंगे, स्पेशली फादर को आप देखेंगे, आपके फादर आमतौर पर इमोशनल बातों से बहुत प्रभावित नहीं होते होंगे। जैसे आप कहेंगे पापा आज मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, पापा कहेंगे कोई बात नहीं। आपके अंदर से आंसू छूट रहे हैं, आपका मन कर रहा है मैं क्या कर लूं, आग लगा दूं, जंगल में जाके क्या कर दूं, इमोशंस ऐसे उछल रहे हैं आपके, पापा क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा उससे बेहतर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत अभ्यास किया उन्होंने, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होता है और आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का सबसे बेसिक मतलब है कि आप किसी इमोशन में बह नहीं जाते, आप खुद के ऊपर कंट्रोल बेहतर रख पाते हैं, तो वो उम्र के साथ होगा। लेकिन अभी जैसे डीमोटिवेशन आपको होता होगा, करियर को लेकर सवाल मन में आता होगा कि IAS बनूं तो कैसे बनूं, कितना पढ़ूं, कितना ना पढ़ूं, ये सब सवाल आते होंगे। तो मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। मैं तो IAS के लिए पढ़ाता हूं, अगर आप IAS की तैयारी करेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मुझे उससे फायदा ही होगा। पर ईमानदारी की बात यह है कि वो अकेला रास्ता नहीं है। एक बात को ठीक से IAS बनने का मजा क्या है कि आपका सोचने का तरीका बहुत साइंटिफिक हो जाता है। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, आर्गुमेंट से बात करते हैं, इमोशन से बात नहीं करते हैं, समझदारी से बात करते हैं। हमारे देश में जो आबादी है वो आबादी, अब सेंसस जब भी होगा पता लगेगा, पर हम मान के चलते हैं कि वो आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास इस समय हो चुकी है। पूरे इंडिया की बात अगर हम करें 145 करोड़ में से अगर मैं कहूं कि जो लोग 21 साल या 18 साल से मान लीजिए 30 की उम्र के बीच में है, इन 12 साल में है, मेरे ख्याल से ये आबादी भी कम से कम 12, 15, 20 करोड़ के आसपास तो होगी ही होगी। अगर ये 20 करोड़ लोग सोचे कि मैं IAS बनना है, इनमें आधे भी सोच लें, 10 करोड़ सोच लें, आपको ये समझना है कि IAS पूरे भारत में कुल मिला के 6,000 होते हैं, जिनमें से भी 5,000 लोग हैं। IPS भी इतने ही होते हैं, 5-6 हजार के बीच में होते हैं। अगर 10 करोड़ लोग सपना देखेंगे उन नौकरियों का, अगर मैं सारी सिविल सर्विसेज मिला लूं, सेंटर की, स्टेट की, सब मिला लूं, तो सेंटर की कुल 20 सर्विसेज मान लीजिए, सबका कार्ड अगर हम 5,000 भी एवरेज रखें तो 1 लाख लोग होंगे। आपके स्टेट का मान लें, स्टेट में मान लेता हूं कि 2-3 हजार लोग होंगे जो सरकारी नौकरी में ठीक पद पे होंगे, उससे ज्यादा का तो काडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट बहुत छोटा आपका है, आबादी बहुत कम है। तो जो नौकरियां कुल मिला के 10-12 हजार हैं, अगर देश का हर युवा सोचे कि मुझे उसी में आना है, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, एंजाइटी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों को हारना भी पड़ेगा, बहुत लोगों को हासिल नहीं हो पाएगा वो सब। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं
सरकारी नौकरी ठीक है, कोशिश करने में बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, पर अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे केवल और केवल सरकारी नौकरी में ही जाना है। दुनिया में तमाम रास्ते हैं और मैं कुछ रास्ते आपको हिंट करता हूँ इस चीज का। जैसे मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, मैं सरकारी नौकरी में रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, 2 कॉलेजेस में पढ़ाया मैंने वहां। फिर आईएएस का एग्जाम दिया, सिलेक्ट हो गया उसमें, 6-7 महीने वहां नौकरी की, फिर वो भी छोड़ा। अब मैं अपना काम करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, और मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ, आप जब भी कोई फैसला करेंगे अपने बारे में, कभी ना कभी आपको फील होगा, बेशक 1 सेकंड के लिए, कि आपने गलत किया। कोई भी फैसला हो, आप स्पाउस सिलेक्शन करेंगे अपने लिए, कितना भी सोच के कर लें, जीवन में कभी ना कभी लगेगा गलती हुई, अक्सर लगेगा ठीक किया, कभी कभी लगेगा गलत किया। और ऐसा नहीं कि आपने एक्स के बदले वाई किया होता तो नहीं लगता, तो भी लगता है। दिक्कत ये नहीं है कि मैं एक्स को चुनूं या वाई को चुनूं, आप जिसको भी चुनेंगे पूरा पैकेज साथ में आता है, अच्छी चीजें भी खराब चीजें भी। जो अच्छा आएगा उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड है। जो मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं करता उसको। जो मिस हो जाता है वो चुभता है, और जो चीज दूसरे ऑप्शन में अच्छी थी इसमें नहीं, आप बार बार वो देखते, अरे यार वो ठीक था, अरे यार वो ठीक था, जबकि वहां 12 प्रॉब्लम्स थी, यहां 2 प्रॉब्लम है। पर हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि जो छूट गया उस पर नजर ज्यादा जाती है, जो मिल गया मिट्टी हो जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मैं कई बार कोट करता हूं, मतलब दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो नहीं मिलता है ना वो बड़ा परेशान करता है। ये नौकरी के मामले में भी है। पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक जिस एक फैसले पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैंने गलत किया, और नौकरी छोड़ने का फैसला है, मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने गलती की, क्योंकि मुझे लगता मैंने एकदम ठीक किया। मैंने अपने स्वधर्म, अपने नेचर के अनुसार सही किया। इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि आप आईएएस एलाइड की नौकरी छोड़ के टीचिंग में क्यों आ गए। मैं इस सवाल में दूसरा सवाल जोड़ देता हूं। हमारे सामने प्रेम सिंह जी बैठे, मुख्यमंत्री जी बैठे, वो टीचिंग की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में क्यों आ गए। 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। इन दोनों में एक तारतम्य है, एक रिदम है, एक लय है दोनों में। वो टीचर बने, उनको फील हुआ कि उन स्वधर्म